हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता अच्छी तरह से देख लिया था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 4 मार्च 1931 को हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे, जिसका शासनकाल 1926 से 1931 तक था। ये हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड वेलिंगटन। उससे पहले वही मेरा 2 रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बड़ा बनाइए, ताकि सबको पता चले कि यहाँ 40 मार्क्स का प्रिपरेशन फ्री में हो रहा है। और दूसरा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे जल्दी से ज्वाइन कीजिए, वहां आपको सारा फ्री मटेरियल दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन, जिसका शासनकाल कब से कब तक है? 1931 से 1936 तक। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। पहला ही क्वेश्चन आपका यही बन गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत में कौन वायसराय थे? वेलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय किनका कार्यकाल था? तो लॉर्ड वेलिंगटन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक। कब हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? तो 1931 में हुआ था, और 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया था। एक ही गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। वो कौन सा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। याद रखिएगा, कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ कर दिया? तो 3 जनवरी 1932 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब विफल हो गया तो गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया? तो आपका आंसर होगा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद। क्वेश्चन बन सकता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब किया था? तो 3 जनवरी 1932 को किया था। 16 अगस्त 1932 में रेस्मे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट जो है ये इसे किसने लाया था? तो इसे किसने लाया था? रेम्जे मैकडोनाल्ड लाए थे। और कब लाए थे? तो 16 अगस्त 1932 को लाए थे। सांप्रदायिक पंचाट कब आया था? 16 अगस्त 1932 को। कौन लाए थे? रेम्जे मैकडोनाल्ड लाए थे। और उसमें वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड वेलिंगटन थे। देखिए इसके अनुसार क्या होता है, ये सांप्रदायिक पंचाट के अनुसार। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने का कहा गया। ये जो है ना, ये सांप्रदायिक पंचायत, इसमें क्या कहा गया? दलितों को हिंदुओं से अलग कर दिया गया। ठीक है, दलितों को हिंदुओं से अलग करके उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने का कहा गया। उनको कहा कि उनको अलग प्रतिनिधित्व दीजिए, उनको हिंदू से बिल्कुल अलग कर दीजिए। एक्चुअली ये सब क्या था कि फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत ही किया जा रहा था। और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। ये सांप्रदायिक पंचायत में क्या किया गया? दलितों को अलग प्रतिनिधित्व देने की बात कहा गया, और उन्हें निर्वाचन मंडल भी अलग देने की बात कही गई। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए। ये जब आया तो गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचायत जानते थे कि इससे भारतीय एकता को काफी ठेस पहुंच सकती है, इसलिए उन्होंने क्या करा? आमरण अनशन पर बैठ गए। अंत में एक समझौता हुआ, जिसे पुनः समझौता कहते हैं, किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण दिया गया। पुनः समझौता 4 सितंबर 1932 को हुआ था। देखिए लास्ट में एक समझौता होता है जिसे गांधी जी मान जाते हैं। ठीक है, गांधी जी को यह पता था कि अगर ये सब आ गया तो एकता में खतरा होगा, इसीलिए वो आमरण अनशन पे बैठे। उसके बाद एक पुनः समझौता हुआ, जिसके बाद कहा गया कि नहीं, ठीक है, अंत में एक समझौता हुआ जिसे प्राय पुनः समझौता कहते हैं। और पुनः समझौता हुआ कब था ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बताया कि पुनः समझौता कब हुआ था? 4 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, 4 सितंबर 1932 को हुआ था, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों, साधारण वर्ग में ही उनको अलग निर्वाचन मंडल नहीं दिया गया, लेकिन साधारण वर्ग में ही कुछ सीट आरक्षित कर दिया गया दलित वर्गों के लिए। ये किससे पता चला है? तो ये जो है हमें पुनः समझौता से हुआ। ठीक है, पुनः समझौता के बाद गांधी जी माने। और पुनः समझौता हुआ कब था? तो 24 सितंबर 2032 को हुआ था। ये बात याद रखिए, सॉरी 1932 2032 बोल रहे हैं, 24 सितंबर 1932 को हुआ। देखिए 17 नवंबर से 24 दिसंबर 2032, डेट याद रखिए, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 2032, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 2032 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया।
कांग्रेस पहला गोलमेज में नहीं लेता है, दूसरा गोलमेज में लेता है, तीसरा में नहीं लेता है, यानी कि वो सिर्फ दूसरा में लेता है, पहला और तीसरा में नहीं लेता है। अगर क्वेश्चन ये आया कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, पहला ऑप्शन पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा ऑप्शन तृतीय गोलमेज सम्मेलन और चौथा ऑप्शन दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो आपका आंसर क्या होगा? मोर देन एवर, मतलब एक में भी नहीं लिया था, तीसरा में भी लिया था नहीं लिया था, और लिया किसमें था? सिर्फ दूसरा में। तो ये चीज आप कंठाग्र करते हुए चलिए कि कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीसरा में नहीं लिया था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था। पहला 30 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में हुआ था। तीनों लंदन में हुआ था। ठीक है। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि बिहार से रिलेटेड एग्जाम है, तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? तो 1934 में आया था। उस समय वायसराय कौन थे? उस समय वेलिंगटन वायसराय थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार अधिनियम, जब भारत शासन अधिनियम 1935 पास हुआ तो उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे, ये याद रखिएगा। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। कह रहा है कि अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था। और मुंबई अधिवेशन कब हुआ था? 1915 का जो मुंबई अधिवेशन हुआ था ना, उसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो का कार्यकाल कब से कब तक था? 1936 से लेकर 1943 तक लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल था। शासनकाल में क्या हुआ? इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार जब चुनाव हुआ तो उसमें वायसराय कौन थे? तो उसमें वायसराय कौन थे? लिनलिथगो थे। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों पर में अपनी सरकारें बनाई। क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस ने पहली बार चुनाव में कितनी प्रांतों पर अपनी पकड़ बनाई? तो 11 में से 8 प्रांतों पर बनाई। कितना पे? 8 पे बनाई। ये सब याद रखना, कुछ खास जरूरी नहीं है। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम सीमांत पंजाब में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत नहीं मिली। कुछ कुछ बहुमत मिला और कुछ कुछ पर नहीं मिला, वो इस पर दिया हुआ, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि दूसरा विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ दे दूसरा विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो आपका आंसर होगा 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। दूसरा क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय लिनलिथगो भारत के वायसराय थे जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारतीयों को भी युद्ध में झोंक दिया। ब्रिटिश सरकार क्या किया? द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ ना, बिना भारतीयों को पूछे भारतीयों को युद्ध में झोंक दिया कि जाओ युद्ध करना है। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई। कांग्रेस ने किसका विरोध करते हुए नारा दिया था कि ना कोई भाई ना कोई पाई? तो जब ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों को पूछे भारतीयों को क्या कर दिया? द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। आपको क्वेश्चन बनेगा कि किस युद्ध के दौरान कांग्रेस ने यह नारा दिया था कि ना कोई भाई ना कोई पाई? तो आप क्या देंगे? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। ठीक है। और यह नारा किसने दिया था? तो कांग्रेस ने दिया था, ना कोई पाई। और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों में के सभी मंत्रिमंडल से त्याग दे दिया। और ये क्या किया? कांग्रेस ने अपने शासित जितना भी मंत्रिमंडल था सबसे त्याग दे दिया। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी की स्थापना की। कई बार क्वेश्चन आया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। ऐसे याद करिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की? तो 1 मई 1939 को की। कब की? तो 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन अगर उल्टा के पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की, तो 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। क्वेश्चन कई बार बनता है कि पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में। जब मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हो रहा था ना 1940 में, मार्च 1940 में, याद रखिएगा मार्च 1940 में लीग का जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो पहली बार पाकिस्तान का मांग वहीं रखा गया था। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था। और इस प्रस्ताव का प्रारूप कौन तैयार किया था? तो सिकंदर हयात खान ने। फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। और इसे प्रस्तुत कौन किया था? फजलुल हक ने। खलीकुज्जमा
ने इसका समर्थन किया था। खलीकुज्जमान ने क्या किया था? इसका समर्थन किया था। आगे देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आया है कि 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया। क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? 8 अगस्त 1940 किसके द्वारा लाया गया? अंग्रेजों द्वारा लाया गया। अगस्त प्रस्ताव कहेगा आपको क्वेश्चन कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो 8 अगस्त 1940। डेट के साथ याद रखिए, 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो 8 अगस्त 1940 को लाया गया। मार्च 1942 में क्रिस्प मिशन भारत आया। क्रिस्प मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1942 में क्रिस्प मिशन कहां आया? भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिस्प मिशन को अस्वीकार कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, एक ही चीज का विरोध कर रहे थे, और वो कौन था? क्रिस्प मिशन था। क्रिस्प मिशन कब आया था? 1942। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि क्रिस्प मिशन भारत कब आया, तो आपको टिक लगा देना, 1942 पे आया, लेकिन मार्च के साथ आएगा, याद रखिएगा। मार्च 1942 में भारत क्रिस्प मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्रिस्प मिशन प्रस्ताव को, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है दोनों ने क्रिस्प मिशन को क्या कर दिया? विरोध कर दिया। क्रिस्प मिशन का प्रस्ताव जो था उसको पारित नहीं होने दिया, उसको अस्वीकार कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद क्रिस्प मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू ये क्या थे? एक साथ क्रिस्प मिशन के कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे 9 अगस्त 1942, डेट के साथ 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन कब लाया गया? 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कब लाया गया? 9 अगस्त। डिक्टो ये सब आएगा, एकदम बाय हार्ट कर लीजिए आप कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? तो 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कब पास हुआ था? कब आया था? तो किसके द्वारा लाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा, और कांग्रेस के द्वारा। और कब आया था? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन आएगा ना तो 100 में 2 को बना पाएगा कि अगस्त क्रांति। क्वेश्चन बनता है कि अगस्त क्रांति किसे कहते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहते हैं। पहली बात तो ये होगा, अगस्त क्रांति किसे कहते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? तो 9 अगस्त 1942 में आया था। और कौन लाया था? तो कांग्रेस लाया था। भारत छोड़ो आंदोलन को लाया कौन था? कांग्रेस लाया था। कब लाया था? 9 अगस्त 1942 को आया था। इसमें से किसे अगस्त क्रांति कहते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए आगे कह रहा है कि लॉर्ड वेवेल कब से कब तक शासनकाल, ये आजादी से जैसे से करीब आएंगे नहीं, ये सब डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि ये डेट का क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन से समय में कौन वायसराय था, तो आप नहीं बना पाएगा। इसलिए डेट भी एडवांस लेवल, एक लेवल आगे का तैयारी कर लीजिए। देखते हैं कहां से पूछता है। 1944 से 1947 के बीच लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल। देखिए वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। क्वेश्चन बनता है कि शिमला समझौता जो है वह कब हुआ था? तो 25 जून 1945 को हुआ था। ठीक है, एक सम्मेलन आयोजन किया था। इसमें वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल तो थे ही थे, लेकिन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। गांधी जी शिमला में होते हुए भी इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। याद रखिएगा क्वेश्चन अगर ऐसा बन जाए कि कौन से सम्मेलन में गांधी जी शिमला में होते हुए भी भाग नहीं लिए थे, तो ये क्या मतलब शिमला समझौता में। और इसका नेतृत्व कांग्रेस की तरफ से कौन किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। और शिमला समझौता कब हुआ था? तो 25 जून 1945 को हुआ था। गांधी जी ने सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। क्या इसमें क्या शर्त रखा गया था? सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी, मुस्लिम लीग द्वारा क्या शर्त रखा गया? देखिए कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में जितना भी मुस्लिम सदस्य नियुक्त होगा ना, उसका जो चयन है वह स्वयं मुस्लिम लीग करेगा। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन को विफलता घोषित कर दिया। एक स्टेप और एडवांस क्वेश्चन पूछ देगा कि शिमला समझौता कब विफल हो गया? तो 14 जुलाई 1945 को शिमला समझौता क्या हो गया? विफल हो गया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने यह कहा कि वायसराय के कार्यकारिणी में जितना भी सदस्य का जरूरत पड़ेगा वो सारा सदस्य का चयन मुस्लिम लीग खुद करेगा, और वेवेल ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी कारण शिमला समझौता क्या हो गया? क्या बोलते हैं उसको, भंग कर दिया गया या असफल माना गया। 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। 1945 में क्या करवाना था? आम चुनाव करवाना था।
दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधान मंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में इतना प्रतिशत मिले। मुस्लिम लीग को सभी मुस्लिम प्रांतों में सीट मिल गई। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त बिहार, उड़ीसा प्रांत में बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को इसमें पंजाब में। ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। क्रिस्प मिशन कब आया? तो 1942 में। क्रिस्प मिशन कब आया? 1942 में आया, याद रखिएगा, ठीक है, जिसका कि विरोध दोनों किया था। लेकिन ये कब आया था, क्या नाम है इसका, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। क्रिस्प मिशन कब आया? 1942 में आया था। इस मिशन के सदस्य थे, क्वेश्चन कई बार पूछता है क्रिस्प मिशन। क्रिस्प मिशन भारत कब आया था? क्रिस्प मिशन, सॉरी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब बना? 1946 को। 1946 कैबिनेट मिशन 1946। पहले तो याद रखना है, कभी कभी मिलान करने आ जाता है कि कैबिनेट मिशन कब हुआ, क्रिस्प मिशन कब हुआ, ये साइमन कमीशन कब आया, तो ये सब डेट आपको याद रखना है। भारत आया 1946 में आया। इस मिशन के सदस्य कौन सब थे? कौन सब सदस्य देखे? स्टैनफोर्ड क्रिस्प, पैथिक लॉरेंस एंड एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक संप्रभुता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। वो घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को क्या दे दिया जाएगा? भारत का शासन भारत को लौटा दिया जाएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल कब तक था? मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। सत्ता हस्तांतरण के लिए, मतलब ट्रांसफर करने के लिए भारत का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ। माउंटबेटन योजना कब आया, ये भी पूछता है। माउंटबेटन योजना आया था 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना कब आया था? तो 3 जून 1947 को आया था। इसमें भारत विभाजन शामिल था। भारत विभाजन किसमें शामिल था? किसके द्वारा भारत विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत और पाकिस्तान विभाजन मतलब क्या हुआ? भारत जो 2 टुकड़ा में पड़ गया, आपको पता होगा। पहले पाकिस्तान भी क्या था? भारत से जुड़ा हुआ था। लेकिन माउंटबेटन योजना आई और भारत को पाकिस्तान से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। सॉरी, पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। इसमें विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, भारत का स्वतंत्रता विधेयक जो है वो क्लीमेंट एटली के द्वारा ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को। इस तरह का जो क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, वो आ रहा है आजकल बीपीएससी में, तो इसको अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा कि 3 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है वो ब्रिटिश संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इटली के द्वारा। और कब प्रस्तुत किया गया? तो ध्यान में रखिएगा कि 4 जुलाई 1947 को क्लीमेंट एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक इंग्लैंड के संसद में या ब्रिटिश के संसद में पास किया गया। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। इस विधेयक पास होते के साथ ही क्या हुआ कि भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। एक टुकड़ा भारत और दूसरा पाकिस्तान हो गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त 1947 को। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, कई बार पूछा है, लोग इसमें कंफ्यूज किया जाता है। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन मानेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर प्रथम भारतीय पूछ देगा, स्वतंत्र भारत में प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगर आपको यह पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, उसमें भारतीय नहीं लगा हुआ है, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन है। लेकिन अगर उसमें यह लगा दिया कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तब उसमें क्या लगाना है? राजगोपालाचारी लगाना है। याद रखिएगा कि जब भारतीय होगा तो उसमें राजगोपालाचारी होगा, और जब सिर्फ गवर्नर जनरल होगा, स्वतंत्र भारत आजाद होने के बाद सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। लेकिन अगर देखिए, इस तरह से हमारा वायसराय यहाँ पे आज खत्म होता है राजगोपालाचारी के बाद। कि हमारा देश क्या हो गया? आजाद हो गया। ये कुछ विद्रोह है जो हम एक नजर में आपको दिखा देते हैं। क्या इस विद्रोह से टीआरई 2 में क्वेश्चन बना था, टीआरई 3 में भी बना था, टीआरई 2 में। तो सबसे पहला विद्रोह देखिए, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह किससे संबंधित है, किस तरह से याद कीजिएगा, वो हम आपको बताते हैं। कि सन्यासी विद्रोह हम देखें तो याद करें, प्रभावित क्षेत्र, ये सब भी पूछता है कि किस क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह प्रभावित हुआ? तो बिहार और बंगाल में प्रभावित हुआ, पहली बात। दूसरा, किसके नेता कौन थे?
कौन इस विद्रोह को आगे बढ़ाया, इसके प्रमुख कौन थे? तो केना सरकार और बिरजी नारायण। कौन थे? केना सरकार और बिरजी नारायण। और ये सन्यासी विद्रोह कब आया था? तो 1760 से लेके 1800 ईस्वी में, 1760 से 1800 ईस्वी के बीच कौन सा चला था? सन्यासी विद्रोह चला था। उसी तरह फकीर विद्रोह का बात अगर हम करेंगे तो फकीर विद्रोह किससे संबंधित था? क्षेत्र बंगाल से। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? मजनून शाह और चिराग अली थे। और ये ईस्वी कब था? 1776 1777। फिर पहाड़िया विद्रोह पूछेगा तो पहाड़िया विद्रोह कहां से था? बिहार भागलपुर से था। बिहार भागलपुर से था, याद रखिएगा, क्योंकि बिहार वाला एग्जाम है तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार भागलपुर से था। और इसके संबंधित नेता कौन थे? तिलका मांझी थे। और ये कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। इस तरह चुआरो विद्रोह आपको यहां से यहां तक जो 30 तक ये पूरा आपको कंठाग्र होना चाहिए, ये प्रभावित क्षेत्र की किस क्षेत्र में हुआ और ये इसके संबंधित नेता की कौन नेता थे, जो उसके प्रमुख नेता थे। और ये पहला ईस्वी हो गया, ये ईस्वी है, कहीं कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि फलाना विद्रोह जैसे को था कि कुका आंदोलन कहां से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। कुछ है जैसे संताल विद्रोह बिहार और बंगाल। और सिद्धू कानू ये संताल विद्रोह का डायरेक्ट एरी 2 में पूछा गया था कि इसमें प्रसिद्ध नेता कौन थे? तो सिद्धू कानू थे। और एक है इसमें ताना भगत आंदोलन, जो इंपॉर्टेंट है, ये कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था ताना भगत आंदोलन। इसका भी याद रख लीजिए, जतरा भगत। इसलिए हम कहते हैं कि पता नहीं क्या पूछ दे, हम पूरा आपको यहां तक याद करने बोलते हैं। और याद करने का तरीका हम समझा दिएगा आपको। पहले ऐसे आंदोलन सन्यासी विद्रोह याद करेंगे, सन्यासी विद्रोह। फिर क्षेत्र याद करेंगे, प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? बिहार बंगाल है। फिर उससे संबंधित नेता याद करेंगे कि कौन है और कब ईस्वी हुआ, वो याद करेंगे। धीरे धीरे 2 से 3 बार आप करेंगे तो पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। हमको भी याद नहीं हुआ था, लेकिन जब 2-3 बार हम अच्छे आगे देखिए क्या कह रहा है कि तिलका मांझी ने भागलपुर में प्रथम कलेक्टर अगस्त क्लेवलैंड को 1784 में तीर और धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। क्या क्या तिलका मांझी, जो भागलपुर आप गए होंगे, तिलका मांझी चौक है वहां पे, तो वही तिलका मांझी का नाम पे वहां पड़ा हुआ है। वही कह रहा है कि तिलका मांझी ने क्या किया? कलेक्टर जो थे अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में तीर और धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उन्हें गिरफ्तार करके 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे में बरगद के पेड़ पर लटकर फांसी दे दिया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तिलका मांझी को भागलपुर के बीच चौराहे में कब फांसी दे दिया गया था? तो 1785 ईस्वी में भागलपुर में उन्हें बीच चौराहे पर फांसी दे दिया गया था। ठीक है। भागलपुर के राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामने को के नाम से जाना जाता है, संथाल बहुल क्षेत्र था। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजमहल के, भागलपुर के राजमहल के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? दामने कोह के नाम से जाना जाता है। दामने कोह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भागलपुर बिहार से है। इस तरह से आप याद रखिएगा कि भागलपुर के राजमहल के बीच का क्षेत्र, भागलपुर का जो राजमहल का क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? तो दामने कोह के नाम से जाना जाता है। संताल बहुल क्षेत्र था। क्वेश्चन ये भी बनता है कि दामने कोह में कौन सी जनजाति पाई जाती है या किसकी बहुलता है? तो आप संथाल लगा देंगे। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनाडी गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। क्वेश्चन बनता है कि संथाल विद्रोह से कौन सब संबंधित, किन 4 भाई संबंधित थे? तो आप याद रखिएगा सिद्धू, कानू, चांद और भैरव किससे संबंधित थे? तो ये संथाल विद्रोह से संबंधित थे। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है कि किसने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया? तो सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ हम आपको ऊपर बता ही दिए थे कि संथाल, वो भी याद कर लेना है। और यहाँ देखिए कि जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ, जिसका नेता कौन था? तो सिद्धू और कानू था। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ डीसी नामक स्थान अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से शुरू हुआ। किसकी हत्या से शुरू हुआ? तो महेश लाल की हत्या से शुरू हुआ। आगे कह रहा है देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में पलामू जिले के तमाड़ के निकट अलीहातू नामक गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, तो इसको भी ध्यान से आप देखिए कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में पलामू जिले के तमाड़ के निकट अलीहातू नामक गांव में हुआ था। अलीहातू नामक गांव में हुआ था, ऐसे क्वेश्चन रहता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। आगे है कि 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। क्वेश्चन बनेगा कि बिरसा ने किस वर्ष अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था? तो आप आंसर लगाइएगा। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच महायान
प्रथा, मानव बलि का प्रचलन था। किसके बीच पूछेगा कि नर बलि, मानव बलि का प्रचलन था। तो कंद आदिवासी के बीच, कंद आदिवासी के बीच किसका प्रचलन था? मानव बलि का प्रचलन था। अब देखिए, भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद रंगून भेज दिया गया। ठीक है, ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहां तक ये इसको एक दो बार अच्छे से देख के याद कर लीजिएगा, बस हो जाएगा। कल से हम लोग पढ़ेंगे 1857 की महान क्रांति, कल से शुरू करेंगे। आज का वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।